सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोचता हूं या सोच पा रहा हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो और बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर भी रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। और क्योंकि आपको पता भी है कि अभी मेरी पॉलिटी की क्लास संचालित की जा रही है और मैं आपको ये भी आश्वस्त कर दूं कि ज्यादा तो नहीं, बहुत कम ही दिनों में आपकी साइंस की शानदार क्लास मेरे द्वारा ही ली जाएगी प्यारे साथियों। तो उसी कड़ी में मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पधारे हैं, कम से कम नीचे साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको प्रेस कर लीजिए आप लोग। तो उसमें क्या होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी आपको मिलती रहेंगी, जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो लेकिन कर ही लीजिए। तो आइए उसी कड़ी में हम देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़े थे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होता है, कैसे कैसी बातें प्रस्तावना करता है, इस सारी बातों को हमने देख लिया था। और इसमें हमने ये भी देखा था कि प्रस्तावना में कितने शब्द हैं और वो शब्द कहां हमको लेके जाते हैं, मतलब किस नजरिए से हमको देखने का या दिखाने का प्रयास वो शब्द करते हैं। तो उन सारे शब्दों को जो हमने अध्ययन किया तो बहुत सारे चीजें हमको दिखाई दी। और अगर उसी के परिप्रेक्ष्य में हम साथियों बातें करें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? क्यों? क्योंकि ये शब्द बनता है, ये लाइन तैयार होती है इसलिए क्योंकि एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा समय आया कि जब प्रस्तावना में भी संशोधन करने की बात आई, तब लोगों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करने लगे। उस टाइम पर जितने लोग थे वो अपना अलग अलग विचार, अलग अलग मत दर्शाने का प्रयास किए। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि अब ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें ना तो बी आर अम्बेडकर साहब, ना तो महात्मा गांधी, ना तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब अब अगर बातें करें संविधान के जो निर्माता थे वो कहीं ना कहीं जा चुके थे। अब जा चुके का मतलब एक्सपायर कर गए थे। तो अब वो बताएगा कौन कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो क्योंकि जब संविधान बन ही रहा था तो ये सारी शक्ति हमारे संविधान निर्माता सुप्रीम कोर्ट, बोले तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिए थे कि भैया अगर ऐसी कोई समस्या इन फ्यूचर कभी आती है, भविष्य में कभी आती है, तो आप इसका निवारण कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, बोले तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। तो अब मेरे सामने एक लाइन बन के तैयार होता है, वो लाइन क्या है? क्या क्या प्रस्तावना संविधान संविधान का भाग है? ये लाइन अब हमारे सामने प्रस्तुत हुई है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो पहला केस
पहला वाद जो हम बातें करें कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा गया था, उसमें हमको याद आएगा बेरुबरी। कौन सा? बेरुबरी वाद। बेरुबरी वर्सेस बेरुबरी वर्सेस भारत संघवाद। भारत संघवाद 1960। डेट याद रखने की जरूरत है आपको। बेरुबरी वर्सेस भारत संघवाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, उन्होंने यह डिसाइड किया, यह निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो साथियों, अगर उसी के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सोचें कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जब भैया आप मेरे घर के मेंबर रहेंगे तभी तो मैं आपको डांट सकता हूं, मार सकता हूं, पीट सकता हूं। जब आप मेरे घर के मेंबर नहीं है, आपसे हमसे कोई वास्ता है नहीं, तो मैं आपको क्यों डांटूंगा, क्यों पीटूंगा, क्यों गाली दूंगा? तो पर्पज ये रहा कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो दूसरी लाइन आती है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच तैयार हुई थी, कौन से वाद में? बेरुबरी वर्सेस भारत संघवाद 1960 में यह निर्णय भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। बोले तो भारत का सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, फिर दूसरा वाद गया, दूसरा केस गया कि भैया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इन्होंने बता दिया बेरुबरी ने कि हां, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बहुत सारे इन्होंने रीजन दिए, क्योंकि वो रीजन आपको पढ़ना भी नहीं है। तो दूसरा आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला। तो दूसरा वाद आया मेरे सामने, क्या? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो साथियों, जब हम बात करते हैं, ये कब का वाद है? 1973 का वाद है। बोले तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाद पहुंचा। अगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूं कि जो संशोधन की बात होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर बातें की जाती हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वही देश में मान्य होगा। मतलब वही, उसके नीचे के सारे कोर्ट उसकी बातों पर गौर करेंगे, अमल करेंगे और फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम बातें करें, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को, सर्वोच्च न्यायालय अपनी बातों को बदल भी सकती है? तो हां प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट अपने स्टेटमेंट को
अपने निर्णय को बदल सकती है। तो क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसमें हमको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पे बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वही जब बातें करते हैं इस वाले केस में, इस वाले वाद में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें हमने देखा सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग हो गया, इसका मतलब है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो अब दूसरी लाइन आएगी, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बातें करूं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन अगर मैं आपसे फिर से बोलूं कि संशोधन किया जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ भैया संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बातें करूं, ये वाद चल रहा था 1973 में। कब चल रहा था? 1973 में। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1973 के बाद, क्योंकि 1974 में 74-75 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे सारे सिस्टम तैयार करके गए हैं कि संशोधन जब करना है तो आप कर सकते हैं, बस बहुमत होना चाहिए। तो उस समय की वर्तमान सरकार ने देखा, क्योंकि ये दौर चल रहा है अभी मैडम गांधी का, और आपको पता है कि मैडम गांधी अपने आप में एक तानाशाह थी। जो चाहती थी वो संशोधन कर देती थी, जो मन में आता था वही कर देती थी। वो दौर अगर आप अपने आप में थोड़ा फील कर पाए, महसूस कर पाए कि वो दौर कैसा होगा, 1973 का दौर। तो आगे 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो भी कौन कौन से शब्द थे? तो एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। और अगर हम बातें करें, इसी प्रस्तावना में हमने समाजवादी को अच्छे से पढ़ा था कि समाजवादी का मतलब क्या होता है, उसका नजरिया क्या क्या होता है। मैंने इस पे अच्छे से एकदम संपूर्ण विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आप लोगों को समझ में भी आया था। आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी था कि हाँ समझ में आ रहा है। फिर वही हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। हमने बताया था पंथ का मतलब हमारा रिलीजन होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबका जो रिलीजन है, अपना अपना धर्म है, वो मेरा ये था पंथ निरपेक्ष। जब हम बात करते हैं अखंडता की, मैंने आपको बताया था कि जब सांस्कृतिक लगाव ना हो करके भौगोलिक लगाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? अखंडता शब्द। तो 1976 में 1976 में संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया और यही 3 शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहला और अंतिम
संशोधन था। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक और अभी तक कोई संशोधन नहीं किए गए हैं 1976 के बाद। शायद यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन जब मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में बातें करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 2-3 शब्द और बोले थे। केशवानंद भारती ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या बोला था कि आप संविधान में या संविधान के प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। अब मूल ढांचे का मतलब क्या है? उसका जो मेन फंक्शन है उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे कोई लड़का है, उसको आप लड़की नहीं बना सकते हैं, लड़की की तरह काम करवा सकते हैं, लड़की वाला पूरा काम वो करेगा, लेकिन लड़के को लड़की में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लड़के को थर्ड जेंडर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, या लड़की को लड़का नहीं बना देंगे। लड़के को लड़की वाला काम करवा सकते हैं, लड़का को लड़की वाला काम करवा सकते हैं, या लड़की को लड़का वाला काम करवा सकते हैं, लेकिन लड़की को लड़का नहीं बना सकते हैं, ना कि लड़की को लड़का बना देंगे। समझा मेरी बात? तो वही सारी बात कौन बोला था कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना। किसके? संविधान के मूल ढांचे। अच्छा, जब बाद में ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप हमको थोड़ा अवगत ये करा दें कि मूल ढांचा है क्या, क्योंकि आपको पता है कि संविधान में संशोधन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। तो संसद ने यह प्रश्न खड़ा किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप हमको ये तो बता दो कि संविधान का जो मूल ढांचा वो क्या है। मैं इसको टच नहीं करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया। वो ये था कि मैं अभी संविधान के मूल ढांचे को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हां, आने वाले समय में मैं धीरे धीरे इसको डिफाइन करता चलूंगा। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा निर्णय लगता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट लगता है कि जिससे भारतीय समाज की संस्कृति, व्यवस्थाएं, उनका पूरा सिस्टम कहीं खतरे में नजर आता है कि इस संविधान संशोधन से भारतीय समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, भारतीय संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, भारतीय संस्कृति खतरे में आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल के निकल जाती है कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने देखा कि बेरोबरीवाद और केशवानंद भारतीवाद। बेरोबरीवाद 1960 में आया था और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये 1973 में आया था। याद रखने की बात है, जब हम बात करते हैं बेरोबरी का, तो बेरोबरी बांग्लादेश का एक जगह है जिसको हम पाकिस्तान बोलते थे, तो पाकिस्तान का एक वो जगह था। लेकिन अगर वही हम बातें करें, ये केशवानंद भारती कौन थे? तो केशवानंद भारती एक महंत थे, केरल के एक साधु थे। जब इनकी जमीन सरकार लेने लगी, इनका पूरा जो साधु संत का पूरा मठ था, उस मठ को जब सरकार कब्जे में लेने लगी, केरला सरकार, तब ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में 1973 में अपने वाद को दाखिल किया था। तब इन्हीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है तो कहीं ना कहीं एक चीज का निर्णय नहीं देती है, वो ऐसे कई सारे सिस्टम को तैयार करती है और उसका निर्णय एक ही केस में देने का प्रयास करती है।
तो केशवानंद भारतीवाद सुप्रीम कोर्ट के सारे वादों में से एक चर्चित वाद ऐसा रहा है कि सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारतीवाद 1973 में तैयार हुआ था, और इससे बड़ी बेंच आज तक कभी तैयार नहीं हुई है। 13 जजों की बेंच थी, इसमें से 7+6 वोटों से निर्णय दिया गया था कि 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके पक्ष में नहीं थे। तो 7+6 जजों के वोटिंग से यह निर्णय तैयार हुआ था। कौन सा? केशवानंद भारतीवाद। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो मैं आगे फिर से बात स्टार्ट करता हूं। तो हाँ, तो अभी हमने प्रस्तावना संविधान का भाग था या नहीं था, इन सारी बातों पे हमने अच्छे से चर्चा किया, अध्ययन करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं हमको एक पॉजिटिव निर्णय दिखाई दिया कि हाँ, प्रस्तावना भी संविधान का भाग होता है, और अगर होता है तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? तो मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन किया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने किया 1976 में, और उसमें 42वें संविधान संशोधन मतलब 42 संविधान संशोधन में हमने केवल मात्र 3 शब्दों को जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे प्यारे 3 शब्दों को हमने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित किया था प्यारे साथी। और उसका मतलब क्या था, कैसे था, हमने सारी चीजों का एक संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का शानदार प्रयास किया है साथी। तो आइए एक बार फिर से, क्योंकि अब यह प्रस्तावना का लास्ट 2 से 3 मिनट मैं आपके सामने और प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रस्तावना तो आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रस्तावना से एक एक प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है कि हाँ, एक भी प्रश्न आपका अगर छूटता है तो बताइएगा, हाँ प्रस्तावना से भैया ये प्रश्न छूटा है। नहीं छूटेगा, चाहे आप पीसीएस में जाइएगा, चाहे वनडे एग्जाम में जाइएगा, मैं आपसे वादा करता हूं अगर एक प्रश्न छूट जाए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप गाली भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं छूटेगा ना। घटना चक्र मिलाओगे, प्रश्न मेरा मिलेगा। लक्ष्मीकांत खोलोगे, मेरा प्रश्न मिलेगा। दृष्टि की ऑब्जेक्टिव खोलोगे, मेरे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सारी बुकों का एक निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, हर एक टॉपिक का। आप याद करिए कि प्रस्तावना आज मैं करीब 8 से 9 लेक्चर प्रस्तावना पे ले चुका हूं। केवल प्रस्तावना को समझाने के लिए मैं 8 से 9 लेक्चर लिया हूं, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भी प्रश्न आपका छूटा तो नहीं है। आइए फिर एक बार हम रिकॉल करते हैं कि प्रस्तावना क्या हमें बताता है। तो टॉपिक है प्रस्तावना हमें क्या बताता है। बहुत प्यारा लाइन। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना हमें क्या बताता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमें प्रकृति मतलब प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। तो हमने देखा प्रकृति, इससे आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना की प्रकृति थी SSDR, जिसमें मैंने आपको बताया था S फॉर सोवरेन, दूसरा S फॉर सोशलिस्ट, तीसरा S फॉर सेकुलर, D फॉर आपका होता है डेमोक्रेटिक, R फॉर होता है रिपब्लिक। इसको हमने बताया था सोवरेन।
सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये तो प्रस्तावना का प्रकृति हो गया कि हाँ, प्रस्तावना में ये सारे शब्द वर्णित हैं। जब हम बात करते हैं प्रकृति के साथ साथ न्याय की, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमें 3 प्रकार का न्याय भी प्रदान करता है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो हमने देखा कि प्रकृति उसकी रही सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलता है। फिर हमने ये देखा, जब एक तीसरा शब्द देखते हैं स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता, याद रखने की बात है, ये फ्रीडम वाला नहीं, लिबर्टी वाली स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो ये भी हमें 5 प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विचार की, उपासना की, और तीसरा था धर्म की। और 5वां आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सी स्वतंत्रता थी। तो ये आज हमने आपको बताया था कि लिबर्टी वाली स्वतंत्रता थी हमारी। हमने आपको 4 बता दिया, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि 5वीं स्वतंत्रता कौन थी। तो ये प्रकृति थी, ये न्याय था, ये स्वतंत्रता की बात हमने कर लिया था। और अगर बातें करें अन्य शब्द और क्या थे, अन्य और शब्द, जब अन्य और शब्द की हम बात करते हैं तो हमें 3 फैक्टर और याद आते हैं। मैंने आपको बताया था एक ऐसा शब्द जिसको बोलते हैं अखंडता, शायद आपको दिखा भी होगा, अखंडता। अखंडता का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां सांस्कृतिक लगाव नहीं हो, जहां पर भौगोलिक लगाव होता है। और दूसरा है एकता। एकता का मतलब जहां पर सांस्कृतिक लगाव हो, केवल मात्र सांस्कृतिक लगाव, यहां केवल मात्र भौगोलिक लगाव। तो एकता, अखंडता, और दूसरा है बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारे जैसा व्यवहार करना, एक दूसरे को अपना परिवार मानना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, एक दूसरे में मतभेद नहीं होना, द्वेष की भावना नहीं रखना, यह है बंधुता, भाईचारा। तो हमने
ये सारी बातें देख ली। प्रस्तावना हमें क्या क्या बताता है? तो प्रस्तावना हमें उसकी प्रकृति को बताता है। उसकी प्रकृति है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। न्याय की बात करता है तो 3 न्याय की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता बोले तो लिबर्टी की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। लास्ट वाला मैंने आपसे पूछा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और था कि और अन्य शब्द कौन कौन से थे? तो एकता, अखंडता, बंधुता। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में हमने एक संविधान संशोधन किया था जिसको बोलते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें केवल और केवल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये भी मैं यहां पे नोट कर देता हूं फिर से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये सारी बातें प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में रही। और आज प्यारे साथियों, प्रस्तावना आपका संपूर्ण रूप से पीटी के अगर एग्जाम पॉइंट से हम देखें तो प्रस्तावना हमारा यहां पे समाप्त होता है प्री के एग्जाम के लिए। लेकिन जब बेस में हम इसका अध्ययन करते हैं, इसमें कई सारे लिखित प्रश्न सामने आते हैं जिसका डिस्कस हम कभी और दूसरी क्लास में भी करेंगे। तो लेकिन पीटी के लिए इसका आपका कंफर्म एकदम हो गया कि हाँ, पीटी के लिए जो इतना पढ़ लिया, मैं वादा करता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से छूटने वाला नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकता हूं। लेकिन हाँ, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको और अच्छी क्लास लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।